एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां एक इंसान हर साल लाखों रुपए कमाता है, समाज की नजरों में वो बेहद सफल है, एक बढ़िया घर में रहता है और एकदम शानदार कार चलाता है। हाँ, दिखने में तो सब एकदम परफेक्ट रखता है। बिल्कुल। लेकिन जब महीने का आखिरी आता है तो उसका बैंक बैलेंस एक आम आमदनी वाले इंसान से भी कम होता है। मतलब सुनने में ये गणित थोड़ा गलत लगता है ना? लगता तो है जैसे कोई मजाक हो रहा। सही बात है। लेकिन आज के हमारे स्रोत, जो कि एक संस्मरण और कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स पर आधारित हैं, ये साबित करते हैं कि ऐसा हर रोज होता है। हाँ, और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य बिंदु भी है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि हमारा मिशन आज पैसे, एजुकेशन और उस पुरानी सलाह को डिकोड करना है जो सभी ने बचपन से सुनी है, यानी खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। वही घिसी पिटी बातें जो पिछली पीढ़ी हम पर थोपती आई है। एग्जैक्टली हमारे पास शेरन लेक्टर नाम की एक महिला के अनुभव है, जो खुद एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, यानी सीपीए है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रास्ता कल तक सुरक्षा की गारंटी माना जाता था, वो आज सबसे बड़ा जोखिम कैसे बन गया है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ एक परिवार की समस्या या किसी एक इंसान की नाकामी की कहानी बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पूरी दुनिया के उस तेजी से बदलते हुए आर्थिक ढांचे का ब्लूप्रिंट है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब दशकों पुरानी सलाह को आज के समय में आंख बंद करके मानना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो रही है। यानी दुनिया आगे बढ़ गई है और हम वही पुराने नियम फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों के जरिए हम उन कारणों की गहराई में जाएंगे कि आखिर बड़ी बड़ी डिग्रियों होने के बावजूद लोग पैसे के मामले में इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, और हमारी जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है वो इस खाई को भरने की बजाय और चौड़ा कैसे कर रही है। तो शेरन लेक्टर की कहानी से शुरुआत करते हैं, जी। जो कागज पर देखा जाए तो एकदम परफेक्ट दिखती है। उन्होंने 1976 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग में अपनी क्लास में टॉप किया और ग्रेजुएट हुई। हाँ, और उसके बाद एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिग 8 फर्म में उन्हें नौकरी भी मिल गई। सही कहा। और उनके पति माइकल का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही शानदार रहा है। 2 बार ऑनर्स के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता हासिल की और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी की एक बड़ी लॉ फर्म में नौकरी की। मतलब इसे तो एक अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी माना जाता है समाज में, है ना? एकदम। तो उनका एक मास्टर प्लान था कि वो लोग कम उम्र में ही रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सोच रहा था कि इतनी बेहतरीन नौकरियां होने के बावजूद उनका ये मास्टर प्लान क्रैश क्यों हो गया? इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक है और ये नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। मैं बताती हूँ कैसे। हाँ बताइए। जब कोई इंसान अपना पूरा करियर सिर्फ इस भरोसे पर बनाता है कि कंपनी उसे अंत तक सुरक्षित रखेगी, तो वो एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा होता है। शैरन और माइकल ने अपने करियर के दौरान कई बार नौकरियां बदली। अच्छा। तो उससे क्या असर पड़ा? उसका सीधा गणित ये हुआ कि उन्हें कोई स्थिर पेंशन योजना नहीं मिली। उनका पूरा का पूरा रिटायरमेंट अचानक उनके खुद के बचाए गए पैसों और निवेश पर आ टिका। ओह, यानी सिक्योरिटी का पूरा इल्यूजन टूट गया। बिल्कुल, ये वो पहली दरार थी जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि नौकरी से मिलने वाला वेतन असल में कोई लंबी अवधि की सुरक्षा नहीं देता, वो सिर्फ आपके वर्तमान का खर्च निकालता है। और अगर निवेश की समझ ना हो तो वो सारा पैसा बस हवा हो जाता है। सही पकड़ा, वही उनके साथ होने वाला था। तो मतलब जिस सिस्टम से उन्हें सुरक्षा की उम्मीद थी, उसने उन्हें किनारे कर दिया। हाँ। लेकिन नोट्स पढ़ते हुए मैंने देखा कि असली झटका तो उन्हें 1996 में लगा। हाँ, उनके बेटे वाली घटना। वो बहुत दिलचस्प है। वही संस्मरण में जिक्र है कि उनका 15 साल का बेटा एक दिन स्कूल से आता है और साफ कह देता है कि वो उन विषयों को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा जो रियल लाइफ में काम नहीं आने वाले। एक टिपिकल टीनेजर का रिएक्शन लगता है शुरू में तो। हाँ वही तो। जब शैरन ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कॉलेज कैसे जाओगे, तो बेटे ने पलट कर क्या कहा, उसने कहा कि वो अमीर बनकर दिखाएगा। और ये किसी किशोर का सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसने इसके लिए ठोस उदाहरण दिए थे। उस 15 साल के लड़के ने बहुत ही चुनिंदा और सटीक नाम लिए थे। उसने बिल गेट्स, माइकल जॉर्डन और मैडोना का जिक्र किया। क्या बात है। हाँ, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने किसी ट्रेडिशनल एजुकेशन के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया हो।
यहाँ तक कि उसने एक ऐसे बेसबॉल पिचर का उदाहरण भी दिया जिसे मानसिक रूप से कमजोर माना जाता था, फिर भी वो हर साल लाखों डॉलर कमा रहा था। तो उस लड़के का लॉजिक क्या था इसके पीछे? उसका तर्क सीधा था। अगर दुनिया में पैसा और सफलता केवल स्कूल के ग्रेड्स पर निर्भर नहीं करते, तो फिर वो उस सिस्टम में अपना सिर क्यों खपाए। और यहीं पर शेरन को वो गहरा धक्का लगा होगा। ये तो वैसा ही है ना कि जैसे कोई इंसान ये समझ जाए कि वो जिस रास्ते पर पूरी मेहनत से दौड़ रहा है उसकी मंजिल ही गायब हो चुकी है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। शेरन को तब एहसास हुआ कि वो अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी, यानी 1945 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए बनी सलाह। वही ओल्ड स्कूल मेंटालिटी। हाँ, पर मेरा एक सवाल है, आज की इकॉनमी में ये पुरानी सलाह विनाशकारी कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है कि अच्छी एजुकेशन आज भी तो जरूरी है ना, फिर स्रोत में ये विनाशकारी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? विनाशकारी इसलिए क्योंकि आर्थिक नियम अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। पुरानी इकोनॉमी औद्योगिक युग की थी, जहाँ कंपनियां और सरकारें कर्मचारियों का उनके रिटायरमेंट तक ध्यान रखती थीं। हाँ, वो पेंशन वाले दिन। होता है कि एक डिग्री उसे आर्थिक संकटों से बचा लेगी, तो वो बिना किसी सुरक्षा कवच के सीधा आर्थिक युद्ध में उतर रहा है। यानी वो बिना हथियार के मैदान में है। सही बात है। ये पुरानी सलाह इंसान को केवल एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, काम के लिए निर्देश लेना सिखाती है, लेकिन ये नहीं सिखाती कि पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। और इसी पैसे के प्रबंधन की कमी को इन लेखों में वित्तीय निरक्षरता यानी फाइनेंशियल इलिटरेसी कहा गया है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गंभीर बिंदु है कि स्कूलों में पैसे या आर्थिक प्रबंधन की कोई पढ़ाई होती ही नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। से पहले ही अपने हाथों में क्रेडिट कार्ड लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई ज्ञान नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये गणित असल में कैसे काम करता है जो इन युवाओं को डुबा देता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम बहुत ही सरल भाषा में सोचें तो ये पैसे पर पैसा कमाने का सिद्धांत है। अच्छा। लेकिन जब किसी को इसकी समझ नहीं होती ना, तो ये सिद्धांत पूरी ताकत से उसके खिलाफ काम करने लगता है। मान लीजिए किसी युवा ने क्रेडिट कार्ड से एक बड़ी खरीदारी की और महीने के अंत में सिर्फ मिनिमम ड्यू यानी न्यूनतम राशि चुकाई, जो कि ज्यादातर लोग करते ही हैं। बिल्कुल। अब जो बचा हुआ कर्ज है उस पर अगले महीने फिर से भारी ब्याज लगेगा और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। देखते ही देखते एक छोटी सी रकम एक विशाल कर्ज बन जाती है। ओह, तो मतलब मैथ के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस तो स्कूल सिखा देता है, लेकिन जब बैंक वो फॉर्मूला हमारी जेब पर लगाता है तो उससे बचना नहीं सिखाता। एकदम पॉइंट पर आए आप। स्कूल ये सब बिल्कुल नहीं सिखाते। हाँ, और इसी समस्या की जड़ को समझने के लिए आगे चलकर शैरन की मुलाकात रॉबर्ट कियोसाकी से होती है और वो अपनी 19 साल की बेटी के साथ उनका कैश फ्लो बोर्ड गेम खेलने जाती हैं। वही गेम जिसने उनकी आंखें खोल दी। वही। और ये गेम कोई साधारण गेम नहीं था। ये देखने में तो मोनोपोली जैसा लगता है, लेकिन इसके नियम रियल लाइफ के आर्थिक जाल को दर्शाते हैं। इसमें दो रास्ते होते हैं। हाँ, एक अंदर का रास्ता और एक बाहर का। हाँ, अंदर वाले को चूहा दौड़ यानी रैट रेस कहा गया है और बाहर वाले को तेज रास्ता यानी फास्ट ट्रैक। तो ये चूहा दौड़ असल में काम कैसे करती है? देखिए, चूहा दौड़ एक ऐसा अनंत चक्र है जिसमें समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है। इसका पैटर्न बड़ा सिंपल सा है। इंसान स्कूल जाता है और एक अच्छी नौकरी पाता है, और फिर जैसे ही पैसा आने लगता है तो वो खर्च करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, घर, गाड़ी और छुट्टियों पर, और इन चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड और बैंक से कर्ज लिया जाता है। फिर जब खर्चे बढ़ते हैं तो इंसान प्रमोशन के लिए और ज्यादा मेहनत करता है, ताकि और बड़ी तनख्वाह आए। हाँ, पर तनख्वाह तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही बड़े घर का मॉर्टगेज, नई गाड़ी की किश्त और टैक्स भी बढ़ जाता है। अंत में स्थिति ये होती है कि वो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो फिर किसके लिए? उसका पैसा 3 जगह जा रहा होता है, कंपनी के मालिक को अमीर बनाने में, सरकार को टैक्स देने में और बैंक का काश चुकाने में। वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग रहा है मुझे। एक बड़ा घर खरीदना, एक शानदार कार चलाना और नौकरी में तरक्की पाना, मतलब यही तो वो तथाकथित सपनों का जीवन है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। तो अगर ये चूहा दौड़ है तो फिर पूरी दुनिया इसे सफलता का पैमाना क्यों मानती है?
मेरा मतलब है, क्या ज्यादा पैसा कमाना इंसान को अमीर नहीं बनाता? यही तो वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे ये स्रोत तोड़ते हैं। ज्यादा कमाना किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि इंसान उस कमाए हुए पैसे का करता क्या है ये तय करता है कि वो अमीर होगा या नहीं। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, अगर कोई अपनी हर बढ़ती हुई आमदनी को एक नए खर्च या कर्ज के साथ जोड़ देता है तो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी शून्य ही रहती है। इसे एक छेद वाली बाल्टी की तरह देखिए। छेद वाली बाल्टी? हाँ, अगर बाल्टी में छेद है तो उसमें कितना भी पानी डाल दीजिए, यानी कितनी भी बड़ी तनख्वाह डाल दीजिए, वो हमेशा खाली ही रहेगी। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है। शानदार जीवन शैली दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर कल को 1 महीने की तनख्वाह रुक जाए ना, तो वो पूरा सपनों का जीवन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि इस छेद वाली बाल्टी को आखिर लेकर कौन घूम रहा है। हाँ, ये देखना जरूरी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि शायद जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही इस जाल में फंसते होंगे, लेकिन नोट्स में कुछ और ही है। गेम खेलते समय शेरन, जो खुद एक अकाउंटेंट है, वो हैरान रह जाती हैं। क्योंकि उनके टेबल पर बैठने वाले लोग कोई आम लोग नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनके टेबल पर एक बैंकर, एक व्यवसायी और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बैठे थे। मतलब ये समझ के सबसे सफल और हाईली एजुकेटेड लोग माने जाते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कोई ज्ञान ही ना हो? पहले तो ये बताइए कि ये दस्तावेज आखिर करते क्या है? इन दस्तावेजों का मुख्य काम पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को ट्रैक करना होता है। इनकम स्टेटमेंट ये दिखाता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। और बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी का हिसाब रखती है। उन पढ़े लिखे लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर ही नहीं पता था। ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्हें क्या लगता था? एक आम धारणा बनी हुई है कि जो भी चीज महंगी है वो एसेट यानी संपत्ति है, जैसे कि एक बड़ा घर। लेकिन आर्थिक साक्षरता के अनुसार एसेट वो है जो किसी की जेब में पैसा डाले, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह। हाँ, या कोई भी ऐसा निवेश जो लगातार मुनाफा दे। इसे आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह समझ सकते हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे एक बड़ा घर जिसकी किश्तें, टैक्स और मेंटेनेंस हर महीने आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सोख लेते हैं। ओ, तो लायबिलिटी एक भूखे पालतू जानवर की तरह है जिसे लगातार खिलाना पड़ता है। ये मुझे समझ में आया। और शायद यही कारण है कि उस गेम में शारन की 19 साल की बेटी सिर्फ 50 मिनट में उस चूहा नौड़ से बाहर निकल गई। हाँ, क्योंकि उसने रूल्स को जल्दी ग्रास्प कर लिया था। जबकि वो जो हाईली एजुकेटेड लोग थे वो 3 घंटे तक उसी में उलझे रहे। बेटी ने ये समझ लिया होगा कि उसे अपनी बैलेंस शीट में भूखे जानवरों को इकट्ठा करने के बजाय सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां इकट्ठी करनी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जबकि वो जो बड़े लोग थे वो शायद अपनी डिग्रियों के गुरूर में थे। वही तो। संस्मरण में एक जगह जिक्र है कि एक बिजनेसमैन को तो गेम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसे अकाउंटिंग आने की क्या जरूरत है, उसके पास तो इसके लिए बैंकर और अकाउंटेंट पहले से हैं। यही अहंकारी तो सबसे बड़ी बाधा है। जब किसी के पास बड़ी डिग्रियां होती हैं तो वो ये मान लेता है कि उसे पैसे का विज्ञान भी आता ही होगा, जो कि सच नहीं है। एकदम सच नहीं है। जैसा कि उस गेम ने साबित किया कि उच्च शिक्षा और फाइनेंशियल लिटरेसी में कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर कोई अपना आर्थिक नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है तो वो हमेशा एक कमजोर स्थिति में रहता है। इसी पर रॉबर्ट ने एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है ट्रैफिक जैम का। मैं बताता हूँ। जब कोई अपनी कार में बैठकर बाईं और दाईं तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसका अकाउंटेंट और उसका बैंकर दोनों भी उसी जैम में फंसे हुए हैं, यानी उसी चूहा दौड़ में। हाँ, मतलब वो लोग दूसरों को फाइनेंशियल एडवाइस तो दे रहे हैं लेकिन खुद उसी कर्ज और किश्तों के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये वैसा ही है ना कि आपने एक बहुत शानदार कार चलाना तो सीख लिया है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंजन में तेल कैसे डाला जाता है। इंजन गायब है वहां। वही बात है। और यहीं से पैसे के नए नियमों की शुरुआत होती है इस कहानी में। वो नए नियम क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी खुद 47 साल की उम्र में ही रिटायर हो गए थे, क्योंकि
वो उन पुराने नियमों से नहीं बल्कि इन नए नियमों से खेल रहे थे। जो बहुत कम लोग जानते हैं। सही बात है। स्रोत सामग्री इस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि पूरी दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे के कारण बहुत ही व्यवहारिक और मैथमेटिकल है। जैसे कि एक टर्म पढ़ा मैंने, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग यानी छटनी। जब मैंने इन नोट्स में ये पढ़ा ना तो ये मुझे बहुत ही चौंकाने वाला लगा। हाँ, ज्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता। नोट्स साफ बताते हैं कि जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकालती हैं तो उनके शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। इसमें जो एम्प्लॉय है वो तो अपनी रोजी रोटी गंवा देता है, लेकिन कंपनी के मालिक और निवेशक और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। ये अजीब सा गणित आखिर काम कैसे करता है? एक की नौकरी जाने से दूसरे का फायदा कैसे हो रहा है? ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक सीधा सा सिद्धांत है और सुनने वालों को इसे थोड़ा निष्पक्ष रूप से देखना होगा। अच्छा, निष्पक्ष रूप से कैसे? जब कोई कंपनी सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकालती है तो कंपनी का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है यानी लोगों की सैलरी, वो अचानक से कम हो जाता है। लॉजिकल है। अब जब खर्चे कम होते हैं तो बैलेंस शीट पर कंपनी का जो मुनाफा है वो तुरंत बढ़ावा दिखने लगता है और जब शेयर बाजार ये देखता है कि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है तो उस कंपनी के शेयरों की कीमत मार्केट में उछल जाती है। ओह, तो ये सिस्टम इस तरह चलता है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में जो इंसान उस कंपनी पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर था वो तो हार जाता है, लेकिन जिसने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे थे यानी जो निवेशक था वो घर बैठे अमीर हो जाता है। ये किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, ये बस आर्थिक तंत्र के काम करने का एक तरीका है। और मुझे लगता है कि टैक्स का भी एक ऐसा ही कड़वा नियम इस किताब में बताया गया है। नोट्स पढ़ते हुए देखा कि ज्यादातर लोग साल के पहले 5 महीने यानी जनवरी से लेकर मई तक सिर्फ अपना टैक्स चुकाने के लिए सरकार की नौकरी करते हैं। हाँ, लगभग आधा साल सिर्फ टैक्स भरने में चला जाता है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इस पूरे तंत्र को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि एक आम कर्मचारी कभी भी अपने लिए पूरी तरह काम कर ही ना सके। अगर हम कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम को थोड़ा गहराई से देखें तो ये बात क्लियर हो जाती है। वो कैसे? एक आम कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है उस पर जो टैक्स लगता है वो उसकी कुल आमदनी यानी ग्रॉस इनकम पर ही कट जाता है और जो बाकी बचता है बस वही वो घर ले जा सकता है। यानी पहले कमाओ, फिर टैक्स दो और फिर खर्च करो। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेशंस होती हैं यानी कंपनियां, वो एक अलग ही नियम से खेलती हैं। वो पहले कमाती हैं, फिर अपने सारे बिजनेस के खर्चे निकालती हैं और आखिरी में जो शुद्ध मुनाफा या नेट इनकम बचती है सिर्फ और सिर्फ उस पर टैक्स देती हैं। वाह, ये तो पूरा गेम ही पलट देता है। हाँ, यही वो नियमों का फर्क है जो अमीर लोगों को और ज्यादा अमीर बनाता है, क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेशंस के जरिए खेलते हैं। और मुझे लगता है उन्हीं नियमों को समझाने के लिए रॉबर्ट टिफने ने ये किताब लिखी होगी जिसमें उनका 2 डैड्स यानी 2 पितों का सिद्धांत है। हाँ, ये इस कॉन्सेप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसमें एक उनके असली पिता हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिन्हें वो पढ़े लिखे डैडी कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बेहद अमीर थे। दोनों की सलाह में जमीन आसमान का फर्क दिखाया गया है। बिल्कुल फर्क था, उनके सोचने के ढंग में ही फर्क था। पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहते थे कि एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाओ, लेकिन अमीर डैडी कहते थे कि अपनी खुद की कंपनी बनाओ या उसके मालिक बनो। एक ने कहा कि खुद स्मार्ट बनो, जबकि दूसरे ने कहा कि स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखो। मैं सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ देखने का नजरिया है या इसके पीछे कोई ठोस स्ट्रैटेजी छिपी है? ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से मैथ और लॉजिक पर आधारित है। पढ़े लिखे डैडी की जो मानसिकता थी वो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा खोजने की थी। वो मानते थे कि कॉर्पोरेट की सीढ़ी पर चढ़ना ही सफलता होती है। और अमीर डैडी की क्या सोच थी? अमीर डैडी की मानसिकता आजादी की थी। उनका सीधा सा मानना था कि उस सीढ़ी पर चढ़ने से कहीं बेहतर है कि उस पूरी सीढ़ी का मालिकाना हक ही हासिल कर लिया जाए। वाह, ओन द लैडर। हाँ, अगर कोई सिर्फ खुद स्मार्ट बनने और नौकरी पाने पर फोकस करता है तो वो हमेशा अपने समय के बदले ही पैसा कमाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान स्मार्ट लोगों को काम पर रखना सीख जाता है तो वो एक ऐसा सिस्टम बना लेता है जो
उसके बिना भी काम करता रहता है और लगातार पैसिव आमदनी देता रहता है। ये पूरी व्यवस्था मुझे शतरंज के एक विशाल खेल की तरह लग रही है अब। हमारी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक प्यादा बनना सिखाती है। यानी बस नियमों से बंधे रहो, एक एक कदम चलो और अपना पूरा जीवन बोर्ड पर किसी और राजा के लिए लड़ते हुए बिता दो। ये शतरंज वाला उदाहरण इस स्थिति को बहुत सटीक तरीके से समझाता है। है ना? तो जबकि अमीर डैडी की सलाह का सार ये है कि प्यादा बनने के बजाय वो खिलाड़ी बनो जो पूरे बोर्ड को कंट्रोल करता है और गेम के नियमों को अपने फायदे के लिए यूज करता है। खिलाड़ी वही है जिसे पता है कि किस मोहरे को कहाँ रखना है, और स्रोत सामग्री यही संदेश देती है कि आज के इस दौर में बच्चों को सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी या प्यादा बनना सिखाना काफी नहीं रह गया है। उन्हें खिलाड़ी बनना सिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें सिखाना होगा कि अपना निवेश कैसे करें और सिस्टम को कैसे समझें। ये बदलाव उन माता पिता के लिए थोड़ा डरावना जरूर हो सकता है जिन्होंने अब तक सिर्फ उन पुराने नियमों को ही सच माना है, लेकिन इस तेजी से बदलती दुनिया में यही एकमात्र यथार्थ है जिसे मानना ही पड़ेगा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सभी नोट्स, इन एग्जाम्पल्स और लेखों को एक साथ रखकर देखें तो सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि बदलाव जरूरी है। हाँ, और मुझे ये लगता है कि आज के इस टेक्निकल और अनस्टेबल युग में जिस चीज को हमने अब तक सबसे सुरक्षित रास्ता समझा था, यानी सिर्फ स्कूल जाना और एक नौकरी खोजना, वही असल में आज सबसे बड़ा जोखिम बन गया है। असली सुरक्षा किसी बड़ी कंपनी के आइडेंटिटी कार्ड में नहीं छुपी है, बल्कि अपनी वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जगाने में है। एकदम ठीक। लोगों को बस ये देखना है कि वो किसके नियम मान रहे हैं। सही बात है। ये सभी के लिए सोचने का समय है कि वो आखिर पैसे के किस नियम का पालन कर रहे हैं। क्या लोग केवल उस छेद वाली बाल्टी को भरने, टैक्स चुकाने और बैंक का कर्ज उतारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है? पहले हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि बड़ी डिग्रियां हासिल करना और पैसे के विज्ञान को समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और हम इनको एक नहीं मान सकते। बिल्कुल सही। और जाते जाते इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी विचार है जिस पर सुनने वालों को गौर ज़रूर करना चाहिए। हाँ, जरूर बताइए। ज़रा सोचिए, अगर कल से ही दुनिया के हर एक स्कूल में पहली कक्षा से ही वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को गणित और विज्ञान की तरह ही एक अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो क्या होगा? ये तो गेम चेंजर हो जाएगा। है ना? तो क्या अगले 20 सालों में गरीबी और कर्ज का ये जो पूरा वैश्विक ढांचा है वो पूरी तरह से ढह नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि पैसे की समझ का ये जो अभाव है, क्या ये सच में हमारे एजुकेशन सिस्टम की कोई अनजाने में हुई चूक है, या फिर ये एक ऐसा सोचा समझा डिज़ाइन है जो जानबूझकर दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को हमेशा उस चूहा दौड़ में बनाए रखना चाहता है? वाह। ये कुछ ऐसा है जिस पर सच में ठहर कर विचार ज़रूर किया जाना चाहिए। ये सच में एक ऐसी बात है जो हमें अपने सिस्टम पर और अपने आने वाले कल पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस डीप डाइव ने ढेर सारी बंद आंखें खोल दी होंगी।